पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मध्याह्नकालीन प्रणाम। साथियों, आज का विषय वस्तु यौगिक मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। इस विषय वस्तु को मैं स्लाइड शेयर के साथ आपके सामने सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेलिब्रेट करने की कोशिश करता हूं। आई होप मेरी स्लाइड आपको दिख रही होगी। मैं यहाँ से काजल और हिमांशी को देख रहा हूँ। क्या मेरी वॉइस और स्लाइड क्लियर है? मुझे एक बार आप संकेत दे सकते हैं? हिमांशी? यस, ऑल राइट, ओके। लेट मी हाईलाइट यौगिक मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को हम शॉर्ट में ADHD भी कहते हैं, और पुराने DSM की किताबों में इसको खाली अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ADD भी इसका नाम पुराने साइकियाट्री के टेक्स्ट में मिलता है। तो आज की कक्षा में हम ADHD के प्रिवेलेंस, डेफिनेशन, इटियोलॉजी और थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, यौगिक मैनेजमेंट, डाइटरी एंड न्यूट्रास्यूटिकल रिकमेंडेशंस, और लास्टली इसके यज्ञ थेरेपी के बारे में आपके साथ साझेदारी करेंगे। साथियों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसा साइकियाट्रिक इशू है, एक ऐसा न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंटल इशू है जिसमें बच्चा इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के एक्सट्रीम बिहेवियर शो करता है। यानी ADHD से ग्रसित व्यक्ति में इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये 3 लक्षण मूल रूप से पाए जाते हैं। वैसे ADHD को DSM-5 में 3 भाग में डिवाइड किया गया है: प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, predominantly hyperactive and impulsive, and combined. So as per the DSM-5, there are 3 divisions of the ADHD: predominantly inattentive, predominantly hyperactive and impulsive, and third is the combined one, having the signs and symptoms of both predominantly inattentive and predominantly hyperactive and impulsive. So let me sum up point here. ADHD is a sort of न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। प्राय ये समस्या 6 साल से 12 साल के बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ये टाइमली डायग्नोज नहीं होता, इसकी ट्रीटमेंट समय पे नहीं होती, तो ये एडल्ट में भी परसिस्ट करता है और एडल्टहुड में भी ये प्रॉब्लम बना रहता है। ADHD को अगर आप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिजीज को कैटेगराइज करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल पब्लिश्ड बाय साइकियाट्रिक अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, एक साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इशू के कंसेप्चुअल, क्लिनिकल, डायग्नोस्टिक डेलिब्रेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। उसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 भी एक उसी तरह का दस्तावेज है, जिसमें
अलग अलग आदि व्याधियों की कंसेप्ट, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, नोमेनक्लेचर, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक मोड्स आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो WHO के जो ICD-10 दस्तावेज है, इसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर या SD के नाम से जाना जाता है। ADHD अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन यानी DSM-5 और हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर HD द ICD-10 के आधार पे अगर दोनों की साइन सिम्टम्स को आप कंपेयर करते हैं तो दोनों एक जैसे हैं। So let me make a point. ADHD and ASD are the same psychiatric issue related to neurobiological development, especially targeting the children from age group 6 to 12. But still, we cannot confine the age group for the onset and progression of the ADHD. It may manifest in later adulthood too. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ADHD या SD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर या हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर वास्तव में एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हुए भी इसके वजह से परिवार में और समाज में फिनेंशियल बर्डन काफी डेवलप होता है। जो बच्चे ADHD या SD से ग्रसित होते हैं उनका घर में, स्कूल में और कम्युनिटी लेवल में परफॉर्मेंस बाधित हो जाता है। उनकी जो मॉर्बिडिटी है, एफिशिएंसी है, मॉर्बिडिटी बढ़ता है, एफिशिएंसी उनकी डाउन हो जाती है और ये बच्चे अपने परिवार में, अपने शैक्षिक संस्थाओं में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह से इनके लिए एजुकेशनल केयर की मात्रा बढ़ जाती है। एजुकेशनल केयर को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरह से ADHD के बच्चों के लिए हमें दवा की इंतजाम करनी होती है, यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर साथ साथ में इनके लिए हमें देखभाल करना होता है। तो ये कई एंगल से देखा जाए तो ADHD एक बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू भी है, क्योंकि इसका जो असर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनेंशियली या परफॉर्मेंस वाइज फैमिलियल, स्कूल और सोसाइटल सेटिंग में खराब हो जाता है। सो यानी ADHD एक साइकियाट्रिक और न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंटल इशू होते हुए भी एक पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में भी, पब्लिक हेल्थ बर्डन के रूप में भी परसीव किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग तकरीबन 5% बच्चे ADHD के शिकार होते ही हैं, यानी ADHD से ग्रसित पाए जाते हैं। ADHD निसंदेह एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है और इसके हम पैथोजेनेसिस में, न्यूरोबायोलॉजी में जाते हैं तो न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इसमें पाया जाता है। ADHD जेनेटिक वजह से भी हो सकता है। अगर किसी के माता पिता को या अपने सिबलिंग्स को ADHD की समस्या हो तो अन्य भाई बंधुओं में भी ये समस्या होने की संभावना उतनी रहती है, क्योंकि ADHD के केस में जो स्पेसिफिक जीन है वो जीन कैटेकोलामाइन ग्रुप के न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की सिक्रेशन को डाउन रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में इनअटेंशन, इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव जैसे बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। So in that sense, ADHD may be caused by the genetic cause, and the genetic disposition may be responsible to induce and the
speed of, they aggravate the ADHD more where it's chronic. Yes, if somebody gets afflicted by the ADHD, the problem cannot be healed in short moment. It persists for a long time. That's why it's chronic issue. The person afflicted by HD gets suffered for a long time. Still, if there is well provision of the treatment and nursing care, so in that sense, it's chronic, and the the pathological research made on the ADHD conclude that there is some neurobehavioral, I have to say, neural and behavioral impairment, and of course, hyperactivity, inattention, and impulsivity are the behavioral deficits and deviations. So, if we look at the brain areas, basically the basal ganglia and the prefrontal cortex that are highly rich in dopamine and norepinephrine are the affected areas in case of ADHD. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ADHD DSM-5 के मुताबिक 3 तरह के हो सकता है, predominantly hyperactive, impulsive, predominantly inattentive, and combined type. Combined type में predominantly hyperactive, impulsive एवं predominantly inattentive दोनों की सिम्टम्स पाई जाती है। तो इस तरह से DSM-5 के मुताबिक ADHD के 3 कैटेगरी हैं, predominantly inattentive, okay, this is 1, and the predominantly impulsive, this is 2, and the combination of both, predominantly hyperactive, impulsive, and predominantly inattentive. Yes, let me talk about the predominantly inattentive category. Predominantly inattentive जो ADHD है, इसमें बच्चे में यानी मरीज में सबसे ज्यादा समस्या असजगता की पाई जाती है। Inattention is one of the crucial symptoms related to predominantly inattentive ADHD, और यहाँ पे हाइपरएक्टिविटी और इम्पल्सिविटी नहीं पाया जाता है। यानी जो बच्चा प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव ADHD से ग्रसित होता है, उसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर की समस्या नहीं पाई जाती। They seem completely absent in case of the child afflicted with predominantly inattentive ADHD. और ये जो इनअटेंशन की समस्या है, वो कम से कम विगत 6 महीने से होना चाहिए। अगर विगत 6 महीने से इनअटेंशन की इशू लगातार नहीं है तो हम उसको ADHD सस्पेक्ट नहीं कर सकते। ADHD चाहे प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव हो, चाहे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव हो, चाहे कंबाइंड हो, हमें सिम्टम्स को विगत 6 महीने में जाके झांकना होगा, देखना होगा। यानी विगत 6 महीने से व्यक्ति में इनअटेंशन की समस्या लगातार हो रही है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव ADHD हो सकता है। सेम केस प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव का भी है। अगर किसी व्यक्ति में विगत 6 महीने से हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर ये दोनों दिखाई पड़ रहा है तो हम इसको प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव ADHD सस्पेक्ट कर सकते हैं। And interestingly, in case of predominantly hyperactive impulsive patient, you will find the absence of inattention. यानी जो व्यक्ति predominantly hyperactive impulsive ADHD से ग्रसित हैं, उनमें inattention की समस्या नहीं होती।
और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया जिसमें ये प्रिडोमिनेंटली इनअटेंशन, प्रिडोमिनेंट इनअटेंशन और प्रिडोमिनेंट हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस दोनों ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड टाइप। और कंबाइंड टाइप के एडीएचडी में भी जो कंबाइंड साइन एंड सिम्टम्स हैं, प्रिडोमिनेंट इनअटेंशन, हाइपर एक्टिवनेस एंड इम्पल्सिवनेस के, ये 6 महीने से यानी विगत 6 महीने से होना चाहिए। अब ये जो एडीएचडी है किस वजह से होता है, इसका आज तक सटीक कारण पता नहीं चला। एक ये ऑनगोइंग रिसर्च का विषय है, तथापि साइकियाट्रिस्ट ने, न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने इसके पैथोफिजियोलॉजी को साइकोसोशल, न्यूरोबायोलॉजिकल, न्यूरोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करिए, जो मैं आपको थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी में साझेदारी करूंगा पीछे की स्लाइड में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एडीएचडी न्यूरो बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये 6 साल से 12 साल के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ये इसमें कन्फाइन है ऐसा कहना तो गलत है, लेकिन ये एज ग्रुप में एडीएचडी सबसे ज्यादा कॉमन पाया गया है। तो जो एडीएचडी से ग्रसित लोग थे उनके ब्रेन की मैपिंग करने पर एमआरआई, सीटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर ऐसे मरीजों में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की जो वॉल्यूम है उसमें कमी पाई गई और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की फंक्शनैलिटी में impairment and विकृति पाया गया। I mean the reduced volume of gray and white matter and their impaired functionality is responsible to lead to the cognitive deficits resulting in inattention, executive functions, and the cognitive processing and other behavioral issues. ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के वॉल्यूम में कमी आना और उनके कार्य में विकृति आना, ये जो स्थिति है इनके वजह से व्यक्ति की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग डिले हो जाती है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग पावर लो हो जाता है और अटेंशन डाउन हो जाती है। इसी तरह से व्यक्ति का प्लानिंग कैपेसिटी डाउन होता है और जो किसी चीज को सुनता है उसको प्रोसेस करने की, उससे मीनिंग निकालने की क्रिया डिले हो जाती है। सो आई मीन इन केस ऑफ एडीएचडी the reduced volume and impaired function of gray and white matter is responsible to impair the cognitive processing, inattention, poor motor planning and the perception, and moreover the other behavioral issues of impulsiveness, hyperactiveness and of course inattentiveness. That is the brief overview of pathophysiology related to ADHD. So let me make some important points with highlights. So just to look at here, this is the presynaptic terminal, this is the synaptic cleft. ये दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। आपने ह्यूमन बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा। And this is the presynaptic terminal. I have to say this is the axon and this is the axon terminal, and you can see the stored dopamine in the blue pouch. ये जो आप यहाँ वेसिकल्स में देख रहे हैं ये डोपामिन है और जस्ट इसमें से कोई भी मोटर सिग्नल, सॉरी इसमें से कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, मोस्टली आई हैव टू से सेंसरी इम्पल्स। पहला तो स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस की वजह से जो न्यूरॉन के सेल बॉडीज है
उसको परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर आयनिक एक्सचेंज के में चेंज आने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उस एक्शन पोटेंशियल यदि सेंसरी न्यूरॉन में जनरेट हो रहा है तो वो फिर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ आता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में आता है। तो जब भी वो एक्शन पोटेंशियल, आई हैव टू से सेंसरी इंपल्स यहाँ पे पहुंचता है तो ये पाउच में से सिनेप्टिक वेसिकल से डोपामिन का रिलीज होता है। और डोपामिन को रिसीव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और डोपामिन के प्रभाव को पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल में D1 और D5 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यानी ये डोपामिन को रिसीव करते हैं और उसके इफेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन ट्रांसमीटर भी पाए जाते हैं। डोपामिन ट्रांसमीटर रिलीज डोपामिन को रीअपटेक करते हैं, दोबारा इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के तरफ इसको ले जाते हैं ताकि रिलीज डोपामिन रिवर्ट्स बैक हो और पहला जहां था वही पहुंच जाए। सो आई मीन द डोपामिन transporters 1 especially help for the reuptake of the released dopamine to get stored in the vesicles of the postsynaptic neuron. तो यहाँ पे D1 D5 डोपामिन के रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, तो DAT रिलीज डोपामिन के रिएप्टेट के लिए काम करता है। तो साथियों ये डोपामिन है, इसका संबंध हमारी अटेंशन, फोकस और थॉट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के साथ गहरा संबंध होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ADHD में जो आज तक रिसर्च हुई है, ये पूरे रिसर्च को देखा जाए, पैथोलॉजी को देखा जाए, तो यहाँ पे जो कैटेकोलामाइन ग्रुप के न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाते हैं। कैटेकोलामाइन ग्रुप के न्यूरोट्रांसमीटर में की है नॉरएपिनेफ्रिन, एक तो नॉरएपिनेफ्रिन है, दूसरा है डोपामिन। एक मजे की बात यह है, अगर आप ये डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर की निर्माण श्रृंखला को मनुष्य के शरीर में देखते हैं तो पहले टायरोसिन एक तरह का एमिनो एसिड है, टायरोसिन से डोपामिन बनता है, एंड टायरोसिन से एम डोपा बनता है, एम डोपा से डोपामिन बनता है, डोपामिन से फिर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, फिर नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनता है। दिस इज द सिंथेसिस चेन of the dopamine, norepinephrine and epinephrine from the amino acid tyrosine. Tyrosine gets converted into M-DOPA, M-DOPA into dopamine, dopamine into norepinephrine, and norepinephrine lastly into epinephrine. So the dopamine, norepinephrine and epinephrine, these 3 neurotransmitters are called कैटेकोलामाइन ग्रुप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। मनुष्य के शरीर में डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये 3 न्यूरो हार्मोन को कैटेकोलामाइन ग्रुप के न्यूरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ADHD या SD के केस में नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये 2 न्यूरो हार्मोन का लेवल डाउन चला जाता है। दैट इज द न्यूरोकेमिकल इंडिकेटर ऑफ द ADHD। और मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूरो एनाटॉमी के दृष्टिकोण से जो व्हाइट और ग्रे मैटर में वॉल्यूम, व्हाइट और ग्रे मैटर की वॉल्यूम में डिक्रीज होती है और उनकी कार्यों में विकृति आती है, जिसकी वजह से हमारी सजगता, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग पावर और माइंड एंड मूड में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
और ये पैथोफिजियोलॉजी का डिटेल है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। और मैंने आपको नोट सेल में समझा दिया कि एडीएचडी के केस में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इसी तरह से जो नॉरएपिनेफ्रिन है इनके जो रिसेप्टर्स अलग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर से समझा दिया कि जो डोपामीन है, डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम D1 to D5 और ये पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल में होते हैं। इसी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन भी उसी तरह से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के सेमिनल वेसिकल से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। और नॉरएपिनेफ्रिन को रिसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अल्फा के भी फर्दर वेरिएशन है, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D, इसी तरह से अल्फा 2, अल्फा 2A, अल्फा 2B, अल्फा 2C, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 receptors. All these are the receptors that receive the norepinephrine released from the seminal vesicle of the presynaptic neuron when it gets released into synaptic cleft. तो इसी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद डोपामिन ट्रांसपोर्टर 1 इसको दोबारा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने में सहयोग करता है ताकि नॉरएपिनेफ्रिन का डीएक्टिवेशन हो। तो इस तरह से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता रहता है। बेसिकली यानी नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के लेवल डाउन होना ही एडीएचडी का न्यूरोकेमिकल कारण है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। लेट मी मूव अहेड and talk little bit about the sign and symptoms. And people with ADHD show persistent pattern of inattention, hyperactivity, impulsivity, and these behavioral deficits interfere with the activities and functions at the home, schools, organization, and moreover it interferes with the neurobiological development. अब मैं थोड़ी सी बात साइन एंड सिम्टोम्स की कर लेता हूं जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी एडीएचडी के 3 कैटेगरी है। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, जो व्यक्ति प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव एडीएचडी से ग्रसित है उसमें अगर वो बच्चा है यानी 6 or more symptoms of inattention for children up to 16 साल तक का बच्चा है, I have to say 6 to 16, और उसे 6 साल से कम में भी समस्या पाई जाती है, प्री स्कूल में भी पाया जाता है। तो यानी जो व्यक्ति 16 साल तक की उम्र का है उसमें विगत 6 महीने से जो यहाँ नीचे दिए गए 6 जो सिम्टोम्स हैं उसमें से कम इसमें 5 सिम्टोम्स अगर पाई जाती है तो हम उसे प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव एडीएचडी से ग्रसित मानते हैं। और व्यक्ति अगर एडोलेसेंट है यानी 16 से अबव है तो उसको एडीएचडी सस्पेक्ट करने के लिए जो नीचे दिए गए 6 सिम्टोम्स हैं उसमें 5 से ज्यादा सिम्टोम्स पाए जाना चाहिए। तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस पॉइंट। अगर व्यक्ति 16 साल का है तो इसमें विगत 6 महीने से जो नीचे दिए गए एडीएचडी के सिम्टोम्स हैं उसमें कम से कम 5 होना चाहिए। अगर 5 तक है तो लेट मी रिवाइज हियर। ओके, अगर व्यक्ति 16 साल तक की उम्र का है तो उसमें
प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव एडीएचडी सस्पेक्ट करने के लिए 6 या उससे अधिक सिम्टम्स पाए जाना चाहिए। अगर व्यक्ति 16 साल से अधिक उम्र का है तो उसमें जो निम्नलिखित एडीएचडी के सिम्टम्स हैं उसमें से कम 5 या उससे अधिक होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं और एडीएचडी के वो सिम्टम्स कौन सी है। Often fails to give close attention to details or make careless mistakes in school work, at work or with other activities. जो व्यक्ति predominantly inattentive ADHD से ग्रसित होता है वो सिली मिस्टेक्स करता है स्कूल्स में, अन्य कामों में और उसके अन्य एक्टिविटीज में, और वो अपनी सजगता को बनाए रखने में कठिन महसूस करता है, सजगता को बनाने में असफल हो जाता है। इसी तरह से often has trouble holding attention on task or play activity, जो काम वो उसे करना होता है उसमें केंद्रित होने में, फोकस होने में उसे दिक्कत होता है। is often forgetful in daily activities, और उसमें भूलने की आदत होती है। और इसी तरह से often does not listen when spoken to directly, जब उसको कोई बात कहा जाए, प्रत्यक्ष से कहा जाए तो उसको सुनता नहीं है, अनसुनी करता है। often does not follow through on instruction and fails to finish school work, chores or duties in the workplace, lose focus, sidetracked, यानी जो उसको स्कूल में या घर में काम करने के लिए निर्देश दी जाती है तो वो उसको फॉलो नहीं करता। ओपन has trouble organizing tasks and activities, अपने कार्यों को प्रॉपरली संगठित करने में और एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप वाइज करने में उसे कठिनता महसूस होती है। Often avoids, dislikes or is reluctant to do tasks that require mental effort over long period of time, लंबे समय तक मन की काम करने में वो अनिच्छा दिखाता है, यानी लंबे समय तक मानसिक काम करने के लिए वो अपनी अनिच्छा प्रकट करता है। Often loses things necessary for task and activities, यानी अपने खेल और स्कूल से संबंधित क्रियाकलाप से जुड़े हुए सामान वो गुम कर देता है, सामान खोता है, जैसे स्कूल के मटेरियल्स, पेंसिल्स, बुक्स, अन्य औजार, वॉलेट्स, कीज, पेपर वर्क, आई ग्लास, मोबाइल, टेलीफोन्स, ये गुम कर देता है। और प्राय ऐसे लोग विक्षिप्त होते हैं। So these are the some 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have already discussed 2 more in the former slide. 2 are here. So 1, 2, 3. Let me move back 3. इसके बाद ये हो गया, sorry. So yes, okay. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अगर व्यक्ति 16 साल से कम उम्र का है और कम से कम 6 सिम्टम्स उसमें ये पाई जाती है, ग्रेटर देन 6, तो उसको हमें ADHD का मरीज सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर व्यक्ति 16 से अधिक उम्र का है और उसमें कम से कम 5 सिम्टम्स इसमें से पाई जाती है तो भी हम उसको ADHD के मरीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। हम ADHD के दूसरे कैटेगरी के बारे में बात करते हैं और ये है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। यहाँ पे इन अटेंशन नहीं पाया जाता है, यानी इन अटेंशन इज कंप्लीटली ऑब्सेंट। और जो बच्चे में यहाँ पे प्रॉब्लम पाई जाती है वह है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। इसके भी क्राइटेरिया यही है, जो निम्न अनुसार सिम्टम्स हैं उसमें से अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो, और उसमें ये जो निम्नलिखित सिम्टम्स हैं उसमें से कम 6 या उससे अधिक सिम्टम्स पाई जाती है
तो उसको हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव ADHD से ग्रसित मान सकते हैं। इसी तरह से व्यक्ति का उम्र अगर 16 से ज्यादा है तो उसमें कम से कम जो निम्नलिखित सिम्टम्स हैं उसमें से कम 5 से अधिक सिम्टम्स पाए जाना चाहिए। इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स परसिस्टेंट उतना ही है, कम से कम विगत 6 महीने से ये इशू होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सामान्य शब्द में ये समझ लें कि एग्जैक्टली इसकी भी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है सेम है। हमें विगत 6 माह की सिम्टम्स में ऑब्जर्वेशन करना होता है। अगर 16 साल से कम उम्र का है, 16 एंड लेस है, तो ये जो सिम्टम्स हैं 6 या उससे अधिक पाए जाना चाहिए। अगर 16 साल से ऊपर का है तो ये सिम्टम्स 5 या उससे अधिक पाया जाना चाहिए ADHD सस्पेक्ट करने के लिए। तो लेट मी टॉक व्हाट आर द hyperactive and impulsive behaviors that are commonly shown by the predominantly hyperactive and impulsive ADHD patients. Number 1, often fidgets with or taps hands or feet, squirms in sit, often lifts in sit in situations where remaining seated is expected, often lifts sit in situations when remaining seat is expected, यानी लिफ्ट सीट इन सिचुएशंस यानी जहां पे व्यक्ति आके बैठने की प्लान होती है वहीं पे जाके वो बैठ जाता है, यानी जहाँ सीट खाली है और लगता है कि वहां कोई आके बैठने वाला है तो ऐसी जगह में आके वो बैठ जाता है। सो okay, often runs about or climbs in situations where it is not appropriate. जब उसके जीवन में हालात अनुकूल नहीं होते हैं तो ये या तो दौड़ लगाते हैं या तो ऊपर नीचे करते हैं, सीढ़ियों में चढ़ने की ऊपर नीचे करनी करते हैं। and that is a sort of impulsive behavior, right? इसीलिए इसको हाइपर एक्टिव और impulsive ADHD की कैटेगरी में रखा गया है। often unable to play or take part in leisure activities quietly, फुर्सत के समय में जो किए जाने वाली क्रियाएं हैं उनमें वो प्राय शांति से नहीं रह पाता और उसमें मजा नहीं ले पाता। इज often on the go acting as if driven by a motor, ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और कोई काम की शुरुआत करना हो तो शुरुआत करने से पहले ये भाग जाते हैं। और इनको कोई सवाल करता है तो मान लीजिए ग्रुप में सवाल मिल रहा है तो सवाल ये सबसे पहले जवाब देने में उतावली हो जाते हैं। ओपन ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर अ क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। सामने वाला व्यक्ति कुछ क्वेश्चन कर रहा हो, सवाल पूछ रहा हो तो सवाल पूरा होने से पहले उत्तर देने की जल्दीबाजी इनको पड़ी रहती है और ये ज्यादा बातें करते हैं, काफी टॉकेटिव होते हैं। ओपन हैज ट्रबल वेटिंग देयर टर्न, अपने टर्न की इंतजार करने में इनको बड़ा मुश्किल होता है, इनके पास पैशंस बिल्कुल नहीं होता। ओपन इंटरप्ट्स और इंटरेस्ट अदर्स, और ये दूसरे के खेल वार्तालाप आदि में इंक्लूड करते हैं, उनमें विघ्न पैदा करते हैं। सो दिस आर द some symptoms of the ADHD patients with hyperactive and impulsive behaviors। और इसमें अगर व्यक्ति 16 साल और इससे कम उम्र का है तो ADHD के मरीज कहलाने के लिए 6 से अधिक सिम्टम्स 6 या उससे अधिक सिम्टम्स होना चाहिए। अगर व्यक्ति 17 साल से ज्यादा उम्र का है तो उसमें कम से कम 5 या उससे ऊपर सिम्टम्स होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव जो ADHD है उसमें और भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्टम्स वर प्रेजेंट बिफोर एज 12, यानी ये जो सिम्टम्स हैं 12 साल से पहले ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। सेवरल उसके बाद
अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट भी करता है तो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव सिम्टम्स में थोड़ी डाउनफॉल होता है। Several symptoms are present in 2 or more settings such as at home, school or work, with friends or relatives in other activities। यानी जो हमने अभी हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर की बात करी, ये बिहेवियर एक 2 या 2 से अधिक सेटिंग्स में पाया जाता है, यानी घर में या स्कूल में और वर्क में या होम में या वर्क में, विथ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। यानी जो इनकी हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर्स है 2 से अधिक अलग अलग सेटिंग्स में पाया जाता है। There is clear evidence that the symptoms interfere with or reduce the quality of social, school or work functioning। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ADHD से ग्रसित व्यक्ति की वर्क परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, स्कूल और वर्क सेटिंग में इम्पेयर हो जाती है, कम हो जाती है। और the symptoms are not better explained by another mental disorders such as mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder and personality disorders। It means mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder और personality disorder में भी कुछ इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो ADHD में जो इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव बिहेवियर्स पाए जाते हैं, ये इन समस्याओं में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव ADHD को इनसे अलग साइकियाट्रिक इशू माना जाता है। अब जो कंबाइंड है, कंबाइंड में ये दोनों समस्याएं पाई जाती है, इसीलिए मैं उसकी अलग से चर्चा नहीं करता। मैं अपने निर्धारित समय से थोड़ा आगे भी आ रहा हूँ, और जो चीजें आपके लिए प्रैक्टिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं फोकस करता हूँ। आपका मेन कंसर्न ADHD का यौगिक मैनेजमेंट है, तो यौगिक मैनेजमेंट में ADHD के प्रिवेंशन और मॉडरेशन के लिए हम सोमैटिक, मेंटल, डाइटरी और इसी तरह से इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल से जुड़े हुए प्रैक्टिसेस को रेकमेंड करते हैं। जो व्यक्ति हाइपर एक्टिविटी से या ADHD से ग्रसित होते हैं, ये शुगर से काफी सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो रॉ शुगर एडेड ड्रिंक्स या मिठाई या सेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देना चाहिए। बेसिकली they should get away from the refined sugar and foods containing it। that is important point। और इसके जगह पे इनको whole cereals just like complex carbohydrate contained in brown rice, whole grains, oats, lentils, beans, quinoa आदि लेना चाहिए। इनको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। और इस तरह से जो व्यक्ति ADHD से ग्रसित हैं, उनको ओमेगा फैटी एसिड्स की सप्लीमेंट लेना चाहिए और ओमेगा फैटी एसिड से युक्त आहार लेना चाहिए। वेज या नॉन वेज जैसे भी आदत हो, उसी हिसाब से उसे ओमेगा फैटी एसिड्स के वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइटरी सोर्सेज आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके इंटेक को बढ़ा देना चाहिए। और ADHD के व्यक्ति को नट्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। फिश स्पेशली फॉर द सप्लीमेंट ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, आई मीन ओमेगा 3, ओमेगा 6। फिश में सैल्मन, मैक्रेल, टूना, स्ट्रिंग आदि महत्वपूर्ण है। अगर मैं ओमेगा के वेजिटेरियन ऑप्शंस बताऊं तो फ्लैक्स सीड, Tukmalanga, chia seed, Sivakthorn are the best ones। I think Sivakthorn is the best, although it's not readily available everywhere. So I mean Sivakthorn is the best option of omega fatty acids। Okay, let me be more objective। अगर व्यक्ति ADHD से ग्रसित है तो उसको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओमेगा 3 के सोर्सेज उसको इंटेक करनी चाहिए या सप्लीमेंट लेनी चाहिए। नॉन वेज है तो सैल्मन, सार्डिनेस, मैक्रेल
और इसी तरह से ट्यूना, अगर वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स, हेम्प, सनफ्लावर, पंपकिन और एंड देयर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, इनको हम नेचुरल रूप में भी खा सकते हैं और इनके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का भी सेवन कर सकते हैं। और इस तरह से ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के प्रिकॉशर्स हैं और एक तरह की ये फैटी एसिड्स हैं। तो ये 200 मिलीग्राम EPA, अमिंदे इको सैपेंटेनोइक एसिड, एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड का रॉ कंपाउंड है। इसी तरह से 100 मिलीग्राम DHA डिकोहेक्साइनिक एसिड, ये अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड का रॉ मटेरियल है। और इसी तरह से गामा लिनोलेनिक एसिड, ये भी ओमेगा का ही फैटी एसिड का फैटी सब्सटेंस का रॉ मटेरियल है, इससे ओमेगा 3 बनता है। तो ये उसको लेना चाहिए। ये फूड सप्लीमेंट हैं और ये जो एसिड है, फैटी एसिड्स है, डाइटरी जो सप्लीमेंट पाए जाते हैं उन दुकान में खरीदने को मिल जाता है। तो इस तरह से 200 मिलीग्राम EPA, 100 मिलीग्राम DHA और 50 मिलीग्राम GLA, ये ADHD से ग्रसित व्यक्ति सेवन कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को के शरीर में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसको B विटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, यानी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स विथ जिंक, मैग्नीशियम इज वेरी गुड। इस तरह से कई बार ADHD से ग्रसित लोगों में गट फंक्शन बाधित होता है, गॉट लिक्की होता है, एलर्जिक नेचर का होता है। ऐसे अवस्था में गट में जो यूजफुल फ्लोरा है, गट बायोटा है, माइक्रोबायोटा है, जस्ट लाइक लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, बिफिडोबैक्टीरिया, इनकी मात्रा कम हो जाती है। इसको मेकओवर करने के लिए हमें ADHD से ग्रसित व्यक्ति को प्रोबायोटिक्स ज़्यादा खिलाना चाहिए। स्पेशली मैं इंडियन डाइटरी पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेकफास्ट में, लंच में कर्ड का सेवन जरूर कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे कल्चर में कई सारे फर्मेंटेड फूड्स पाए जाती हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स अच्छा पाया जाता है, जैसे किमची। इस तरह से हम उसको मूली को फर्मेंट करके बनाते हैं। सो देयर आर सम फूड आइटम्स in Indian culture in the fermented form, and again they may be the good sources to make the supply of the gut microbiota, I mean the useful gut microbiota, just like lactobacillus, acidophilus, bifidobacteria, etc. तो यानी ADHD से ग्रसित व्यक्ति को उसके आहार तंत्र को सही करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा फैटी एसिड्स और इसी तरह से प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। अगर मैं योग के हिसाब से बोलूं तो ADHD के बच्चे को योग कराना बड़ा टेढ़ी कीर होता है। वो आपकी भाषा को, अपनी योग के शिक्षण को जल्दी से आत्मसात नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। मैं समझता हूं उनके बिहेवियर और पर्सनालिटी के हिसाब से आपको खेल खेल में लूजनिंग शरीर टाइप के अभ्यास करानी चाहिए। You have to apply the play method to catch the attention of the ADHD afflicted patients. Otherwise, they will not comply and you will not be able to teach the yoga. आप योग नहीं करा पाएंगे। उनको खेल विधि से लूजनिंग सीरीज का अभ्यास करानी चाहिए और एक सप्ताह इसको कराने के बाद फिर खेल विधि से ही स्पाइनल सीरीज का अभ्यास कराना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के साथ उसमें माइल्ड भस्त्रिका को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। इन माय अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ लूजनिंग सीरीज एंड स्पाइनल सीरीज विद माइल्ड भस्त्रिका इन ऑन अल्टरनेट डे इज द गुड practice of yogic poses, yogic postural flow for the patient afflicted with ADHD. इसी तरह से मैं आसनों में VKS अयंगर की जो बुक है
द पार्ट टू होलिस्टिक हेल्थ, उसके आधार पे आपको कुछ और अभ्यास शेयर कर रहा हूँ। अधोमुख शवासन, बद्ध कोणासन, उपविष्ट कोणासन, अधोमुख पश्चिमोत्तानासन, अधोमुख वीरासन, पश्चिम उत्तानासन, जानु शीर्षासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, विपरीत करणीय आसन। विपरीत करणीय आसन का अभ्यास अगर मुद्रा के रूप में किया जाए कम से कम 10 मिनट खेचरी मुद्रा प्राणाकर्षण या उज्जाई प्राणायाम के साथ में, अगर मैं इसको बोलूं विपरीत करनी, इसमें खेचरी का भी अभ्यास हो और इसमें साथ में उज्जाई प्राणायाम साइलेंटली चलता चले और साथ में मूलबंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास भी बना रहे। और यह अभ्यास अगर 10 मिनट से ज्यादा होता है तो बिलीव मी एडीएचडी के केस में ये मैजिकल इफेक्ट पैदा कर सकता है। तो इसका अभ्यास आप पहले करें और अनुभव करें कि आपकी माइंड, मूड और कॉग्निटिव प्रोसेस में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप बच्चों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इंड्यूसेस रियली मैजिकल इफेक्ट इन माई experiential and experimental understanding. Again, this is the figure. I have to say the depictions of the postures recommended by B.K.S. Iyengar for the moderation of ADHD. You can look at the book, the Yoga Apart to Holistic Health, and can go through the detailed instructions of these yogic postures. Okay. So let me talk about the breath regulations. Pranayam में यूनिनोस्टिल, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, crown breath, धृति शक्ति विकास in the term of the Vidyaran Brahmachari, Kapul शक्ति विकास, काकी मुद्रा, उज्जाई and ब्राह्मणी. These are the best breath regulation practices. अगर बच्चा करता है तो मैं यहाँ पे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की अभ्यास भी करने की सलाह दूंगा। अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास प्राणायाम के से पहले आप बच्चे को किसी भी तरीके से करा सकते हैं तो वो एडीएचडी में अच्छा सुफल देने वाला होता है। प्राणायाम में ये 8 प्राणायाम एडीएचडी में आपको करानी चाहिए और एक दिन में सारी अभ्यास करानी चाहिए, जरूरी नहीं है। इसके आप पार्ट कैप्सूल बना के करा सकते हैं। और मैं मुद्राज में बंद में बात करूं तो मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, वज्रवली, शौजली मुद्रा और एक मैं पहले बता चुका हूं विपरीत करनी मुद्रा, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। विपरीत करनी मुद्रा अगेन बोल रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं, करा सकते हैं तो धीरे धीरे महावेद, महाभेद और महामुद्रा का अभ्यास भी इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाता है। और जो व्यक्ति महामुद्रा कर सकता है, करा सकता है, उसके जीवन में कई सारे सुफल प्राप्त हो जाते हैं। व्याधि भी मिटते हैं, आदि व्याधि भी मिटते हैं और शरीर और मन की शक्ति का जागरण होता है, शक्तिशाली बनते हैं। और महामुद्रा हमें अंतरंग योग की द्वार पे प्रवेश भी दिलाता है। और इस तरह से मैं आपको कुछ रिसर्च के द्वारा जो प्रतिपादित अभ्यास है वो साझेदारी कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग एंड पोस्टरल ट्रेनिंग, these are the yoga practices discussed in the book Yoga as a Medicine, authored by Dr. Timothy M.C. Cole. So I advise you to refer this book and go through these techniques tested in different research settings. Okay, and there are some more relaxation training, concentration training, and ये जो अभ्यास है, इन अभ्यास की जो प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शन है आप इस किताब में देख सकते हैं। You are the final year students of the PG Yoga, so you refer that book and go through the detailed practice yourself and teach the same to the needy ones. न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये ज्यादा एग्जैक्ट है, यानी हाई पोटेंसी मल्टीविटामिन मिनरल्स विथ 5 मिलीग्राम जिंक, 100 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड बी विटामिन एंड 1 to 2 intake of the omegas, that is omega 3 and omega 6 in the form of EPA, DHA and GLA, and of course as antioxidants intake of vitamin C, vitamin A, selenium are the best recommended.
अब मैं हवन की बात आपसे कर लेता हूँ। ADHD के केस में ये अगर, तगर, देवदार, चंदन, लाल चंदन, जायफल, लौंग, गुगल, चिरायता, अश्वगंधा, गिलोय, जौ, तिल, चावल, गोघृत, खाट सारी, गुड़ या शक्कर, ये सब मिला के आपको कवन हवन सामग्री बनाना चाहिए। इसी तरह से आपको देसी बैर का गूदा, पीपल की वृक्ष की कोपले, काक जंगा, खिरेटी के बीज, गोरख मुंडी, माल कांगनी, मीठी बद, जटा मानसी, मौल श्री के छाल, इमली के बीजों की गिरी, बरगद के फल, गिलोय, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, शतावर, सर्पगंधा, इन सभी जड़ी बूटियों को मिला के विशेष हवन सामग्री बनानी चाहिए। फिर 50 ग्राम कॉमन हवन सामग्री, 50 ग्राम विशेष हवन सामग्री, दोनों अलग अलग लेके मिलाना चाहिए। फिर इसको गाय के घी में मिला के प्रातः काल तांबे की कुंड में षट कर्म से स्वस्ति वाचन तक की क्रिया संपन्न करके सूर्य गायत्री मंत्र से 24 बार आहुति देनी चाहिए। और उसके बाद यानी यज्ञ के बाद 10 से 15 मिनट सामने बैठ के उज्जाई या प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और ये विशिष्ट हवन सामग्री के 5 चम्मच रात को 1 लीटर पानी में भिगोना चाहिए और उसको सुबह 1 लीटर पानी को उबाल के 2 कप बनाना चाहिए। और 2 कप में से 1 कप सुबह खाली पेट और 1 कप शाम को खाली पेट पी लेना चाहिए। इस तरह से यज्ञ चिकित्सा में जड़ी बूटी का लाभ यानी काढ़े का लाभ भी हमें मिलता है, मंत्र का लाभ मिलता है, आसन का मिलता है, प्राणायाम का मिलता है, धारणा का मिलता है। और ये योग, आयुर्वेद और मंत्र का जो ये संयुक्त प्रयोग है वास्तव में आदि व्याधि को रोकने के लिए और उनको कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा सफल प्रयोग माना जाता है। और ये सफल प्रयोग होते हुए भी इसका प्रयोग लोग कम करते हैं, तो इसलिए इसको एक ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसकी प्रभावशीलता को और इसकी नवीनता को हाईलाइट करने की जरूरत है। तो आप इस फील्ड में भी काम करें और दूसरों के लिए भी यह अभ्यास कराएं। तो मुझे आज की कक्षा में ADHD के यौगिक मैनेजमेंट में आपके साथ इतनी बात करनी थी। मैं मेरे विषय वस्तु को यहीं पे लिमिट करता हूँ। स्लाइड शेयर को स्किप करता हूँ और आपके साथ इस संबंध में कुछ सवाल हो। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको फील्ड वर्क के बारे में कुछ टॉपिक असाइन किया है उससे संबंधित बात आपको कुछ पूछनी हो तो क्विकली 5 मिनट में आप मुझे पूछ सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसके लिए अपना हैंड रेज करें तो मैं सेपरेटली अनम्यूट करूंगा, फिर आपकी बात को सुन लूंगा। इस वीडियो सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें। दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, सो दे ऑफ कोर्स online facial contact, eye contact is good to go for the exchange of ideas. Okay, Mr. Ayush, okay. जी ओम सर। प्रणाम, बताइए। हवन हवन सामग्री आप कहाँ से लाते हैं सर? ये डिटेल्स कहाँ से मिलता है? हाँ, इसमें आपको क्यों चाहिए, आपको कहाँ से चाहिए? हाँ, नहीं, इसका अगर हम जैसे बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो जी आपको हवन के बारे में अध्ययन करना है तो इसके मेन सोर्स हैं यज्ञ एक समग्र उपचार यज्ञ एक समग्र चिकित्सा उपचार प्रक्रिया, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ये पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की 2 वाङ्मय है अलग अलग। इसमें आपको यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ की आदि व्याधि को रोकने की और उपचार करने की जो विवेचन और जड़ी बूटियों का विवरण वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। और इस संबंध में ऑलरेडी काम भी हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड्स, मेरे आंख में जब प्रॉब्लम थी केरेटोइवियाइटिस की, तो ये प्रयोग मैंने अपने जिंदगी में भी किया था 7-8 महीने
मैं आपको क्विकली बताता हूँ. आई वॉज हैविंग द इशू ऑफ केरेटिविटिस सिंस लॉन्ग. I went through the consultation of different doctors, right from Haridwar to Dehradun to AIIMS Delhi, and finally the doctors of the President of India too. After making long consultations, I was just prescribed steroids for a long time, and I was supposed to encounter with the another complication of glaucoma. तो मैं थक गया था कि अब कैसे हो सकता है, इतनी लंबी उपचार 5-6 वर्ष करने के बाद मुझे कोई समाधान नहीं दिख रहा था और मेरी राइट आई जाने की स्थिति बन गई थी. तो मैंने अपने आप को अंतर्मुखी बनाया था, अपने योग अभ्यास को रिविजिट किया था, रिडिजाइन किया था, प्रैक्टिस किया था और साथ में यज्ञ चिकित्सा का प्रयोग भी किया था. और मैं आपके सामने हूँ. मेरे आंख में कोई पावर वाला चश्मा नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर एंटी ग्लेरा चश्मा है. जो डॉक्टर ने मुझे सारी दवाएं दी थी कई वर्षों खाने के लिए, वो मैंने गंगा में प्रवाहित कर दिए थे. तो मैं 2 साल से, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए, मोर देन 2.5 years, ना कोई दवा खाता हूँ, ना कोई आंख में एक मैं रिफ्रेश टैब तक भी नहीं डालता हूँ. तो मुझे लगता है कि यज्ञ चिकित्सा और योग के इसी तरह के हिडन जो अभ्यास है, उनके प्रिवेंटिव और थेरापेटिक वैल्यू के बारे में आपको रिविजिट करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए. योग में बहुत कुछ ऐसा है और योग के प्रति, विशेषकर योग चिकित्सा के प्रति मेरी आस्था इस प्रॉब्लम की वजह से बढ़ी. अदरवाइज मैं लोगों को पढ़ाता तो था, सिखाता तो था, लेकिन लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बोल दिया, किताबों में पढ़ा है. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंसेप्शन आई यूज्ड टू बर्न एट दैट टाइम. बट नाउ जब मैंने चीज को करके देखा, उसका सुफल और प्रसाद मेरे जिंदगी में घटित हुआ, तो मेरे अंदर योग चिकित्सा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है. मैं ऐसा मानता हूं कि अगर चिकित्सक तमीज का हो, तजुर्बा का हो, ज्ञान और विज्ञान को समझने वाला हो, तो योग चिकित्सा रंग ला सकता है. क्रिएटिविटी जैसी समस्या जिसमें डॉक्टर इंश्योर कर चुके हो, एम्स के डॉक्टर, कि ग्लूकोमा आ जाएगा और ये आपकी आंख राइट आई चली जाएगी. तो मैं अभी तक आपके सामने सही सलामत हूँ. भगवान कब तक मुझे सही सलामत रखेगा, that will be predicted by the future. I cannot say anything. So my point is, yes, there are many more things you have to explore, you have to identify, you have to learn, you have to experience and experiment, right? So these are the 2 books. बाकी आयुर्वेद में भी इसका विधान है. आयुर्वेद शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है और वो मेरा विषय है नहीं. संस्कृत में थोड़ा मेरा पकड़ है ही नहीं. तो आयुर्वेद में भी मंत्र की चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है. आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, हिमांशी. यस सर, ये जो हमारा असाइनमेंट दिया था उसमें जो पीपीटी बनानी है, जो पहले बनाई थी ऐसी बनानी है ना? हाँ, आपको वैसे पीपीटी बनानी है. डिजीज की कॉन्सेप्ट, यानी इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, फिर कन्वेंशनल मेडिसिन की ओवरव्यू, लास्टली नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. इस साल मेरा आपसे एक आग्रह और रहेगा. आप फाइनल ईयर में हैं, आपने कुछ चीजें नया पढ़ ली है, तो मैं आपको जो मैनेजमेंट बता रहा हूँ, इट विल नॉट बी योगिक मैनेजमेंट ओनली, दैट विल बी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. आपको योग भी बतानी है, डाइट भी बतानी है, प्राकृतिक चिकित्सा हाइड्रोथेरापी बतानी है, मॉड थेरापी बतानी है, एक्यूप्रेशर बतानी है और एनर्जी हीलिंग बतानी है. आप कितने तरह के चीज नॉन फार्माकोलॉजिकल बना सकते हैं, आपको बतानी है. अब इस सेमेस्टर में आपको कैट भी पढ़ना है ना? हिमांशी, could you inhibit the side noise? Okay. तो आपको कैट भी आपको पढ़नी है. तो कैट में प्राणिक हीलिंग भी है, एक्यूप्रेशर भी है और योग थेरापी तो आप पढ़ ही रहे हो. डाइट की बात ऑलरेडी मैं आपके साथ करता चला आ रहा हूँ. आपने नेचुरल थेरापिस्ट की बात भी पढ़ ली है, नेचुरोपैथी भी पढ़ ली है. तो मेरे आपको फील्ड ट्रेनिंग में जो आप डिजीज के मैनेजमेंट बताने वाले हो, उसमें टॉपिक आपको देना होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. ये सारी बातें शामिल करना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया, स्लाइड में कामचोरी करी और ढीला सुस्ती करी और विदाउट साइटेशन और रेफरेंस से काम किया, तो मैं आपकी डाटा आपके पास वापस कर दूंगा.
So be very cautious, very serious and studious, hard working to ensure the quality of your workout. एक सवाल और है, मेरे को ऑलरेडी किसी ने फोन में पूछ लिया है, सर रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ये है, जो आप लेसन प्लान बनाएंगे वो लेसन प्लान टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स में आपको ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करना है। कम से कम 5 दिन 10 दिन आपको जो आपने लेसन प्लान बनाया है, किसी भी रोग का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपने डिजाइन किया है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके उसकी डेटा को आपको कैप्चर करना है, रिकॉर्डिंग करना है, और उस डेटा को यूट्यूब या कोई भी सोशल साइट में डाल के लिंक मुझे देना है। मैं आप सबसे रिकॉर्डिंग लूंगा तो मेरे पास इतना डाटा बैकअप रखने का जगह है नहीं, मैं सबकी पूरी वीडियो को रख लूंगा। तो कोई बात नहीं, आपकी डेटा आपके साथ रहे और उसमें आप अपना ही कंट्रोल करें, लेकिन आप उसको किसी में सोशल साइट में लिंक करें और डाटा शेयर करें। एक खास बात और, एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है, सर व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट एनालिसिस? यस, और इम्पैक्ट एनालिसिस फील्ड वर्क में मैं आपको एज सच रिसर्चर की तरह डेटा सिस्टमेटिक तरीके से जनरेट करने की जोड़ तो नहीं दे सकता। अगर ऐसा आप करते हो तो डेटा आपका काम आ सकता है रिसर्च के लिए, यानी रिसर्च प्रोजेक्ट डिसर्टेशन के भी काम आ सकता है, ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप सिस्टमेटिक डेटा जनरेट नहीं भी कर सकते तो आपको टेस्टिमोनियल बनाना चाहिए, जो आपने 5 दिन 10 दिन या जितने दिन भी आपके डिजीज के नेचर के हिसाब से प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया है, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव रूप में ही सही आपको टेस्टिमोनियल जनरेट करना चाहिए। व्यक्ति की वीडियो हो सकती है, उसके स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है। These are the some subjective testimonials to highlight the effectiveness of your protocol implemented. So आपको उसमें वीडियो में इस तरह की कुछ टेस्टिमोनियल्स भी डालनी चाहिए। एक खास बात और कि जो आपने जो प्रोटोकॉल बनाया, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आपने तय करी, वो कितने दिन देना होगा, ये बातें डिजीज में निर्भर करता है। अगर मान लीजिए किसी को माइग्रेन हो रहा है तो हो सकता है आप जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देते हो जल्दी आराम आ जाए। अगर मान लीजिए किसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस की इशू है तो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लंबे समय के बाद काम करेगा। तो आप कौन सी डिजीज के प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और कितने दिन में इसकी प्रभाव आ सकता है, उसी हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपके पास ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं, आप घर में बैठे हैं, मम्मी आपको खाना बना के देती है, कभी कभी आप भी सर्व करते होंगे। ऐसे हालात में आप बिल्कुल एक्टिव बन के और ये अपने काम को दिल से और क्वालिटी के साथ करने की चेष्टा करें, और जैसा मैंने आपको सलाह और निर्देश दिया है उस हिसाब से करके सबमिट करें। और टाइमली बता दिया है, और जो मैंने आपको एक डेडलाइन दिया है उससे पहले सारा काम करें। ओके, इसके बाद मुझे कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है। मैं अपनी निर्धारित समय को से आगे जा चुका हूँ, पूरा हो चुका है। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछने का मन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपका इस अटेंडेंस ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। निधि शिवांगी, तो ये एक खास बात, लास्ट बट इम्पोर्टेंट मैसेज, ये डिजीज में मैंने आपको वर्कआउट दे दिया है। मेरे को कल से आपको प्रेजेंटेशन करानी है। जब तक आप करोगे नहीं और फाइनल ईयर में प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होने वाला, नहीं तो आप आंसू बहाने में भी पीछे नहीं हटते। तो मैं चाहता हूँ आपकी हौसला और कॉन्फिडेंस बढ़े, हार्ड वर्क को करें। आपने अधिकांश पीपीटी पहले भी वर्कआउट करी है, पहले के वर्कआउट में आप रिविजिट करें, अपडेट करें, क्वालिटी इंश्योर करें, रेफरेंस और साइटेशन को प्रॉपर रखें, स्लाइड में फॉर्मेटिंग अच्छा करें, अच्छा बनाएं एक स्कॉलर की तरह। तो आपको कल से प्रेजेंटेशन भी करना है। तो कल के प्रेजेंटेशन में तो मैंने पहले साक्षी को बोला है, साक्षी, और इसके बाद मैं आगे की 3 प्रेजेंटेशन के नाम यहाँ से दे देता हूँ।
आपको प्रेजेंटेशन खुद देना है, और आपके प्रेजेंटेशन की मैं इस बार वीडियो भी बनाऊंगा। ध्यान से आप सुने मेरी बात, जो आप प्रेजेंटेशन देंगे उसका मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा। अगर आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो मैं विश्वविद्यालय की और अच्छे साइट में इस डाटा को शेयर भी कर दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये डाटा आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसका भी आधार बनेगा कि जो चीज हम करते कराते हैं वो चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, हमारे सुपीरियर्स भी इसको देखें, आपके जूनियर्स भी उसको देखें, तो हमारी की हुई कर्म की जो सौगात है ना, सब लोग परखे देखें कि हमने क्या मेहनत किया है, कैसा किया है। तो आपको ऐसा करना है। तो प्लीज आप फुल प्रिपरेशन में, पूरी रिहर्सल के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करें और उसको प्रस्तुत करें। कल से श्रृंखला शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुराना मेरा अनुभव है कि मैं आपको बाद में डिले करता हूं तो मुझे स्पेस देने में मुश्किल होता है। मैंने इससे पहले के प्रेजेंटेशन में 4-4 बच्चों को भी कराया था और एक आध को वक्त भी नहीं मिल रहा था। तो हम इस बार इसको शुरू से प्रारंभ कर देते हैं। कल से ये शुरू होना है। मैं लगातार 3 दिन का नाम यहाँ से आपको मैसेज कर दूंगा। कल का प्रेजेंटेशन साक्षी कसेरा का है। तो मुझे आपके साथ ये सारी बिंदुओं को स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात को समाप्त करना है। तो आप सभी को आज की कक्षा में सजगता के लिए, जिज्ञासा के लिए ढेर सारे धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम आगे मिलेंगे नया विषय वस्तु जोश और होश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम।